दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है, एमए सेकंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बात करें पेपर नंबर 1 का नाम है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, एक बार आप जरूर मिला लीजिएगा अपने सिलेबस से कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार है। अगर है तो अच्छी बात है, तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा कि कहीं पेपर नंबर 3 और 4 या फिर 2 का तो नहीं नाम है। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं खंड आ वाले सेक्शन को, क्योंकि खंड आ वाला जो सेक्शन होता है, यहाँ से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितने? 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 के 10 आपको करने रहते हैं, लगभग 10 रहते हैं। और 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, शायद वो आपको आते भी हों या हो सकता है नहीं भी आते हों, तो उनको हम कंफर्म करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है आपका ये अति लघु उत्तरीय समाप्त ही होते ही लघु उत्तरीय देख लेंगे और उसके बाद एक मॉडल पेपर आपके लिए तैयार कर दिया जाएगा। आराम से आप तैयारी कीजिएगा, पेपर दीजिएगा, अच्छे नंबर आपके उठ के आएंगे। बात करें खंड आ को, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ भी रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से देंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान, अर्थात यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। कौन सा है? व्यवहारिक रूप है, और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप पहले क्या लिखेंगे? पहले आपको लिखना होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान, फिर अर्थात लगा के आपको लिख देना होगा कि यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला है। स्किनर महोदय ने उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है, कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा में जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से वह व्यवहार संबंधित विज्ञान है ग्रहण करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम फिर से देखना चाहें तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अपना अर्थ जो है वो शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है। कौन? शिक्षा से, शिक्षा है सामाजिक प्रक्रिया ही तो है, जहाँ समाज के हर व्यक्ति को जो है ये ग्रहण करना पड़ता है। तो शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है। ठीक है, किससे? शिक्षा से और मनोविज्ञान से ग्रहण करता है। कौन? ये शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए अगले यहाँ पे आपके आ जाते हैं स्किनर महोदय। उन्होंने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। ठीक है, कौन लिखते हैं? आपके स्किनर महोदय लिखते हैं। एलिस क्रो के अनुसार देखें तो एलिस क्रो महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है, कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शैक्षिक और अधिगम को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं? एलिस क्रो महोदय जी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। इनको आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि इनके शब्दों में अगर आपको लिखना है तो ये सारी चीज़ें आपको रट के वहाँ पे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये इनके शब्दों में है, ना कि हमारे शब्दों में है। जो हमारे शब्दों में हो सकता है उनको हम बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए स्किनर महोदय ने जो लिखा कहा है, हमें उन चीज़ों को याद करना होगा और वही चीज़, वही कोटेशन उठा के वहाँ पे रखना भी होगा कि ये आपके स्किनर महोदय यहाँ पे कह चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं। जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो उस मनोविज्ञान की प्रकृति को क्या मानते हैं मेरे प्यारे दोस्त? वो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं। उनका मत है कि शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न खोजों के लिए वैज्ञानिक विधियों को अपनाता है। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं, उनसे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर शिक्षा जगत की समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। साथ ही विद्यार्थियों की उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी भी प्रस्तुत करता है। जैसे वैज्ञानिक विभिन्न तथ्यों का निरीक्षण एवं परीक्षण करके उनके संबंध में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर किसी सामान्य नियम का प्रतिपादन करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है, कि सीखने की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। मतलब हम कौन कौन सी ऐसी विधियां
विधियां हैं जिनसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि सीखने के लिए विभिन्न विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से कुछ अधोलेखित है। मतलब कह रहे हैं कई सारी विधियां हैं लेकिन यहाँ पे कुछ आपको बताई गई हैं, लगभग 11 बताई गई हैं। पहली विधि देखें तो यहाँ पे बताया गया है करके सीखना, आप कोई भी चीज़ करके सीख सकते हैं। दूसरा बताया गया है निरीक्षण करके सीखना, निरीक्षण करके भी आप सीख सकते हैं। परीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके भी। वाद विवाद से भी आप सीख सकते हैं। कार्यशाला विधि से भी आप सीख सकते हैं। अनुकरण विधि से भी आप सीख सकते हैं। प्रयास एवं भूल विधि से भी आप सीख सकते हैं। पूर्ण विधि से भी सीख सकते हैं। अंश विधि से सीख सकते हैं। अंतराल विधि से और सतत विधि से आप सीख सकते हैं। ये आपके सीखने की 11 विधियां यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अध्यापक के लिए, 1 मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। हाँ, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व पर 2 वाक्य लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला क्या लिखना होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। ठीक है, मतलब जो अध्यापक है वो बालक के प्रति अपना प्रेम दिखा सके, सहानुभूति रख सके और उसके बाद समदर्शी, समदर्शी का मतलब ये हुआ कि सभी बच्चों को समान भाव से देखे। ऐसा नहीं कि वो चाचा का लड़का उनके वहाँ पे पढ़ रहा है तो उसको और अच्छे से, भाई का लड़का पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ट्रीट किया जाए और बाकी बच्चों के ऊपर ध्यान ना दिया जाए, तो समान भाव से देखें सभी बच्चों को। ये जो है उनको शिक्षा मनोविज्ञान जो है बताता है। ठीक है, आगे आपको दूसरा लिखना होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। ऐसी शिक्षण विधियां बताता है जो प्रभावशाली हो सके, बालक के ऊपर छाप छोड़ सकें और उनको आराम से और अच्छे से जो है रुचि लेकर के बालक ग्रहण कर सके। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन यहां से आपसे पूछ रहा है कि अभिप्रेरणा की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन है। तो यहां पे आप लिखेंगे प्राणी की समस्त क्रियाओं का संचालन स्वयं उसी की आंतरिक दशाओं पर निर्भर करता है। मतलब कह रहे हैं कि जितनी भी क्रियाएं जो है मनुष्य करता है या प्राणी करता है, ठीक है, उनका संचालन जो है मेरे प्यारे दोस्त स्वयं उसी की आंतरिक दशाओं पर निर्भर करता है। उसकी आंतरिक दशाएं कैसी हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की क्रियाओं को वो करेगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे लिखते हैं इन आंतरिक दशाओं के अंतर्गत प्राणी में पाई जाने वाली अनेक शारीरिक तथा मानसिक स्थितियां हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो आपकी आंतरिक दशाएं होती हैं इसी के अंतर्गत जो है प्राणी में कई सारी शारीरिक और मानसिक स्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ पे जैसे करके दिखाए भी हैं कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, ये डिपेंड करता है। इच्छाएं क्या हैं, इरादे क्या हैं, रुचियां क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, निर्णय क्या है, आदर्श और आकांक्षाएं क्या हैं, आदि भी सम्मिलित वहाँ पर होती हैं। ठीक है, किसमें सम्मिलित होती हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना उनकी आंतरिक दशाओं के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे लिखना होगा व्यवहार के इन आंतरिक संचालकों को मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरणा की संज्ञा दी जाती है। मतलब कह रहे हैं जो ये आपकी आंतरिक संचालक दिखाई पड़े हैं आपके यहाँ पे जो बताए गए हैं, इन्हीं को मनोवैज्ञानिक भाषा में लोग प्रेरणा या फिर मोटिवेशन कह देते हैं। ठीक है, प्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। हो सकता है प्रेरणा आपको नया शब्द लग रहा हो लेकिन अंग्रेजी में आप ये कई बार सुन चुके हैं, क्योंकि वो यूट्यूब वगैरह खोलो तो मोटिवेशन लोगों की कमी नहीं पड़ी है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। चलिए आगे लिखना होगा इसी में आपको कि इस प्रकार प्रेरणा मनुष्य के दैनिक अनुभव का विषय है। ठीक है, रोज जो अनुभव करता है उसी का विषय है। कठिन या आसान कोई भी ऐच्छिक कार्य किसी न किसी प्रेरणा के बिना नहीं हो सकता है। मतलब कह रहे हैं कार्य चाहे कठिन हो चाहे आसान हो, अगर आपके अंदर प्रेरणा मोटिवेशन नहीं है तो आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे लिखते हैं सामर्थ्य होने के बाद जितनी ही प्रबल प्रेरणा होगी काम उतनी ही जी से व लगाव से होगा। मतलब बता रहे हैं कि आपके पास सामर्थ्य हो, मतलब आप कोई भी काम करने के लिए सामर्थ्य का मतलब आप सक्षम हो, एक तरीके से समझ रहे हो ना, आप सक्षम हो। लेकिन अगर आपके पास प्रेरणा नहीं तो आप बेकार हैं। अगर आपके अंदर जितनी ज़्यादा प्रेरणा होगी, जितनी आपके अंदर प्रबल प्रेरणा होगी, आप उतने ही अच्छे से अपना मन लगा के काम को कर पाओगे। ठीक है, आगे लिखते हैं जितना ही कठिन काम होगा उसके लिए उतनी ही प्रबल प्रेरणा की आवश्यकता होगी। मतलब कह रहे हैं कि जितना कठिन कार्य होगा आपको उतने ही ज़्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता होगी, नहीं तो आप काम को नहीं कर पाएंगे। आगे यहीं पे आपके गिलफोर्ड महोदय लिखते भी हैं, क्या लिखते हैं कि प्रेरणा प्राणी के भीतर की वह विशेष दशा होती है जिसमें उसके भीतर कोई प्रक्रिया प्रारंभ करने और जारी रखने की क्षमता
विद्यमान होती है हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे बताते हैं गिलफोर्ड महोदय क्या बताते हैं कि प्राणी के भीतर की वह विशेष दशा है, मतलब एक प्रकार की ऐसी दशा है, स्थिति है कि जिसमें उसके भीतर कोई कार्य या कोई क्रिया प्रारंभ करने और जारी रखने की क्षमता विद्यमान होती है। कोई काम अगर आप प्रारंभ करते हैं और उसको लगातार कर भी रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर प्रेरणा विद्यमान है और वही आपसे ये काम शुरू करवाई है और वही आपसे ये काम करवा भी रही है, ठीक है। आगे आपके अगले आ जाते हैं वुडवर्थ महोदय, उन्होंने लिखा है कि प्रेरणा व्यक्ति के भीतर की दशा है। क्या है? व्यक्ति के भीतर की दशा है जो किसी आचरण को संपन्न करने तथा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ये आपके कौन कहते हैं? वुडवर्थ महोदय कहते हैं। इन्होंने बड़े आसान शब्दों में कह दिया। अगले आपके आ जाते हैं सोयन के अनुसार, तो सोयन महोदय ने लिखा है कि प्रेरक वृत्ति, क्या? प्रेरक वृत्ति क्रिया की वह की एक ऐसी प्रवृत्ति है जो प्रणोदान से उत्पन्न होती है तथा अभियोजन द्वारा समाप्त हो जाती है। मतलब कह रहे हैं कि कोई काम आप जब शुरू करते हैं उसी समय आपके अंदर वो प्रेरणा उत्पन्न होती है और जब आपका काम वो संपन्न हो जाता है तो उसी के साथ जो है आपका ये क्या होती है? प्रेरणा समाप्त हो जाती है। आपके कौन कहते हैं? तो सोयन महोदय कहते हैं, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारण बताइए। कौन से ऐसे कारण हैं जो बालक को व्यक्तिगत भिन्न बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग बनाते हैं? तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों का परस्पर एक जैसा ना होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। मतलब कह रहे हैं कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो भाई हैं, लेकिन देखिए आपको उनके व्यवहार में, उनके उठने बैठने, बोलने के, चलने की जो शैली होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उन सब में जो है आपको अलग अलगाव देखने को मिलेगा। उसी को हम व्यक्तिगत भिन्नता कह देते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। दो व्यक्तियों के शरीर के रंग, लंबाई, चौड़ाई, बनावट एवं स्वास्थ्य, उनकी बुद्धि, उनका व्यवहार व आचरण सब एक दूसरे से भिन्न होंगे, ठीक है। इसी को मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नता की संज्ञा दी है। यहाँ पे बताते हैं कोई भी व्यक्ति है उसकी आप शरीर का रंग देख लीजिए, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई लंबा होगा, कोई चौड़ा होगा, ठीक है। कोई किसी की बनावट जो है दूसरे प्रकार से होगी, किसी की दूसरे प्रकार से होगी। किसी के स्वास्थ्य को लेकर के देखें तो कोई परमानेंट स्वस्थ रहता होगा, उसको किसी भी प्रकार की बीमारी ना होगी, किसी को बीमारी भी हो सकती है। किसी की बुद्धि तेज काम करती है, किसी की धीरे काम करती है, किसी की सामान्य काम करती है। उनके व्यवहार में आपको अंतर देखने को मिलेगा, उनके आचरण में आपको अंतर देखने को मिलेगा। और इन्हीं चीज़ों को जो है, जो आपको ये अंतर दिखाई पड़ते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने इनको व्यक्तिगत भिन्नता की संज्ञा दे दी है। उसी को व्यक्तिगत भिन्नता उन्होंने कह दिया है। आगे लिखते हैं, यह व्यक्तिगत भिन्नता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, रुचि एवं दृष्टिकोण, सीखने की विशिष्ट योग्यता, चरित्र, व्यक्तित्व आदि में हो सकती है। मतलब कह रहे हैं कि ये जो आपको भिन्नताएं पहले तो आपको शरीर में देखने को मिल सकती हैं, मानसिक भी हो सकती हैं, भावनात्मक भी हो सकती हैं, रुचि और दृष्टिकोण में भी हो सकती हैं। सीखने की विशिष्ट योग्यता, कोई बालक जल्दी सीख लेता है, कोई बाद में सीखता है, तो उसमें भी हो सकता है। चरित्र में भी हो सकता है, किसी की नज़र साफ होती है, कोई किसी की गंदी होती है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी में भी आपको भिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारण निम्न हैं। कुछ यहाँ पे कारण बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं मेरे प्यारे दोस्त? 7 यहाँ पे बताए गए हैं। पहला आपका वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के बारे में आप नहीं जानते हैं तो माता या पिता का कोई ऐसा गुण जो उनके अंदर हो, वो बालक के अंदर जब आ जाता है, ठीक है, उसके पुत्र के अंदर आ जाता है, तो उसी को हम व्यक्तिगत वंशानुक्रम कह देते हैं, ठीक है। तो वंशानुक्रम। दूसरा आपका आ जाता है वातावरण, मतलब किस माहौल में वो पल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। एक ही माँ के दो बच्चे हों, उनको आप एक को दिल्ली में पालिए और एक को उत्तर प्रदेश में पालिए, तो एक पक्का गुंडा निकल जाएगा और दूसरा हो सकता है किसी भी प्रकार का निकल सकता है। दो अलग अलग जगह से जब पलेंगे तो उनके अलग अलग विचार होंगे, बोलने की क्षमता अलग होगी, सीखने की क्षमता अलग होगी, हर चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। आयु एवं बुद्धि का भी प्रभाव होता है, ठीक है, ये भी अलग करते हैं। जाति और उपजाति का भी प्रभाव होता है, ठीक है। उसके बाद आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव होता है, शिक्षा का भी प्रभाव होता है, लिंग भेद का भी प्रभाव यहाँ पे होता है। तो 7 प्रकार के यहाँ पे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे जो व्यक्ति को जो है अलग बनाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि सृजनशीलता क्या है, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सृजनशीलता के बारे में असूबेल ने लिखा है। क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त? उन्होंने परिभाषा इसकी दी है। उन्होंने लिखा है कि सृजनशील निष्पत्तियों से तात्पर्य उन मानसिक तथा कलात्मक क्रियाओं से है जो असाधारण क्षमताओं को प्रदर्शित करती हैं, जिसमें संवेदनशीलता,
सूझबूझ और सौंदर्य की अनुभूति का विकास होता है। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं? आशुबेल महोदय कहते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं कि जो सृजनशील निष्पत्तियां होती हैं से तात्पर्य हम उन चीज़ों से ले सकते हैं, उन मानसिक या कलात्मक क्रियाओं से ले सकते हैं जो असाधारण क्षमताओं को प्रदर्शित करती हैं। जो आपको असाधारण क्षमताएं लगे उनको वो प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं इसमें संवेदनशीलता, सूझबूझ और सौंदर्य अनुभूति का विकास होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके कौन कहते हैं? अशुबेल महोदय कहते हैं। दूसरे आपके आ जाते हैं टोरेंस महोदय। तो उन्होंने लिखा है कि सृजनात्मकता चिंतन को एक ऐसी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एक ऐसी मानसिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अंतरों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो अंतरों या अपर्याप्य, क्या या अपर्याप्त तत्वों को मापने, उनसे संबंधित विचारों एवं परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और निष्कर्षों से संप्रेरित करने से संबंधित है। ये आपके कौन कहते हैं? टॉरेंस महोदय कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्या कहते हैं कि अधिगम को कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला कारक जो आपका आ जाता है वो विषय सामग्री का स्वरूप। क्या आ जाता है? विषय सामग्री का स्वरूप। दूसरा आपका आ जाता है कि बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, बालक का जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है, मानसिक स्वास्थ्य होता है। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। या कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को मिलता होगा शारीरिक स्वास्थ्य सही है लेकिन मानसिक स्वास्थ्य नहीं सही होता है। तो इसके कारण भी जो है जो बालक होते हैं उनके अधिगम को प्रभावित किया जाता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना समझ पा रहे हैं ना? लर्न जिसे आप कहते हैं, तो ये वही होता है। तो बालक जो है यहाँ पे आपको अधिगम को प्रभावित करता है। बालक कम सीख पाता है अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अगर अच्छा है तो वो अच्छे से सीख पाएगा। परिपक्वता जिसे हम मेच्योरिटी कहते हैं, ठीक है, मेच्योरिटी, वो भी यहाँ पे जो है प्रभावित करती है। अब चौथा जो प्रभावित करने वाला चीज है वो है सीखने का समय और व थकान। कब बालक सीख रहा है उस समय कहीं उसको थकान तो नहीं है। इस प्रकार से ये भी प्रभावित करता है। सीखने की इच्छा भी प्रभावित करती है। प्रेरणा, मोटिवेशन भी आपको प्रभावित करता है। अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया भी, स्टूडेंट टीचर, और जो आपको सीखने के लिए जो प्रक्रिया आजमाई जा रही है वो भी आपके ऊपर प्रभाव डालती है। सीखने का उचित वातावरण भी आपको जो है कहीं अलग बिठा के आप सिखा रहे हो, जैसे मान लीजिए थिएटर में बिठा के किसी को कोई चीज़ सिखाना नहीं संभव हो नहीं सकता है, पढ़ाएं कोई चीज़ नहीं समझो तो वो दिमाग अलग रहेगा। 9 नंबर यहाँ पे बताया गया है सीखने की विधि जो है और संपूर्ण परिस्थिति, ये 10 चीज़ें जो हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है? एक मिनट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांतों को बताइए। अधिगम हस्तांतरण कैसे होता है, इसके सिद्धांत कौन कौन से आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जब अधिगम एक क्षेत्र से प्राप्त विचार, अनुभव या कार्य की आदत, ठीक है, ज्ञान या निपुणता का किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह अधिगम का हस्तांतरण कहलाता है। मतलब कह रहे हैं कि एक क्षेत्र से जब आप कोई विचार, अनुभव या किसी कार्य करने की आदत, ठीक है, ज्ञान या निपुणता का किसी दूसरी परिस्थिति में आप प्रयोग करते हैं, कहीं से एक चीज सीख के दूसरे जगह पे जब आप प्रयोग करते हैं उनको, तो वो आपका क्या कहलाता है? अधिगम हस्तांतरण कहलाता है। ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। अधिगम हस्तांतरण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत बताया गया है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा सिद्धांत आपका बताया गया है औपचारिक मानसिक परीक्षण का सिद्धांत। तीसरा आपका बताया गया है समान तत्वों का सिद्धांत। चौथा आपका बताया गया है सामान्यीकरण का सिद्धांत। पांचवा आपका बताया गया है सामान्य या विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। ठीक है, पांचवा, यहाँ पे 5 सिद्धांत आपको बताए गए हैं। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मानसिक रूप से अस्वस्थ अवस्थ, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के 5 लक्षण बताइए। कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं? कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हम देख के बता पाएंगे कि कोई बालक या कोई मनुष्य मानसिक रूप से अस्वस्थ है या नहीं है? तो यहाँ पे आप इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से देंगे कि अनेक प्रकार की चिंताओं, दुखों और मानसिक द्वंद्वों से घिरे व्यक्ति का मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। मतलब कह रहे हैं कि कई जो व्यक्ति क्या हो, कई प्रकार की चिंताओं से ग्रसित हो, दुखों से ग्रसित हो और साथ ही
ही साथ मानसिक द्वंद्व से घिरा हो। मानसिक द्वंद्व ये मतलब होता है कि उसके अंदर जो है कई सारे लड़ाइयाँ चल रही हों, कई सारे विवाद चल रहे हों कि ये होना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए, हम ऐसा कर लेना चाहिए, ये है वो है। तो इस प्रकार के जो द्वंद्व चलते रहते हैं, इनसे जब घिरा हो तो उसी को हम मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति कह देते हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे ऐसे व्यक्ति अपने संवेगों, क्या मिल पाए दोस्त, ऐसे व्यक्ति अपने संवेगों और इच्छाओं आदि पर नियंत्रण नहीं रख पाते और विभिन्न मानसिक विचारों के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको लिखना होगा। ठीक है, आगे आप लिखेंगे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। यहाँ पे कुछ लक्षण बताए गए हैं, लगभग 5 लक्षण बताए गए हैं, पांचों को हम यहाँ पे देखते हैं। पहला लक्षण आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, पहला लक्षण आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में नवीन सामाजिक परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित कर लेने में उसकी शक्ति नहीं होती। मतलब कह रहे हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनको अगर आप किसी नए समाज में लेकर के चले जाएं, कोई ऐसा नया समाज जहाँ पे वो नहीं गए हों, तो वहाँ पर उनकी उन परिस्थितियों में उनको ढल पाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है, वो वहाँ पर अपना समायोजन नहीं बना पाते हैं। दूसरा बता रहे हैं कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति में सदैव असफल रहते हैं। वो कोई भी कार्य करें वहाँ पे वो पूर्ण रूप से उनको नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं पे वो असफल हो जाते हैं। तीसरा बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व असंतुलित तथा सर्वांगीण विकास अपूर्ण होता है। मतलब कह रहे हैं कि उनका जो व्यक्तित्व होता है असंतुलित, उनके व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में आपको संतुलन देखने को नहीं मिलेगा और सर्वांगीण विकास जो है अपूर्ण हो जाता है, वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है, चौथा बताया गया है वह अपने व्यवसाय में से सदैव असंतुष्ट होते हैं। मतलब जो कार्य कर रहे हैं उससे वो खुश नहीं होते हैं, उसमें उनकी असंतुष्टि होती है। पांचवा बताया गया है उनमें इच्छा शक्ति का अभाव होता है। इच्छा शक्ति मतलब आप समझ रहे हैं, कोई भी चीज, जैसे आप मान लीजिए कि आप चाह रहे हो कि आपके घर में फ्रीज आ जाए, वो कहेंगे अरे रहन दो, काम तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इच्छा शक्ति मतलब किसी भी चीज के लिए उनकी इच्छाएं नहीं उठ रही हैं। ठीक है, तथा वह अपने सभी कार्य आत्मविश्वास रहित होकर करते हैं। मतलब उनको ये लगता है कि यार ये हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को करते हैं। भाई जब कर रहे हो तो क्यों नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें उनके अंदर नहीं पाई जाती हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछ रहा है कि मनोविज्ञान की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मनुष्य केवल जैविकीय प्राणी नहीं बल्कि सामाजिक प्राणी भी है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा वातावरण में रहते हुए व्यक्ति अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। ठीक है, जो मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की होती हैं। मतलब कह रहे हैं कि वातावरण में, जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है वहाँ पे वो अनेक अनेक प्रकार की कार्य करता है, क्रियाएं करता है, और वो क्रियाएं जो होती हैं वो मानसिक भी हो सकती हैं और शारीरिक भी हो सकती हैं, दोनों प्रकार की हो सकती हैं, और जिन्हें अनुभूति एवं व्यवहार कहा जाता है। जिन्हें हम क्या कहते हैं, अनुभूति एवं व्यवहार कहते हैं। मनोविज्ञान वातावरण में से उत्पन्न व्यक्ति के इस व्यवहार का निरीक्षण और अध्ययन करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो मनोविज्ञान है, वातावरण में जो व्यक्ति के इस प्रकार के व्यवहार उत्पन्न होते हैं या जो अनुभूति होती है उनका अध्ययन करता है और निरीक्षण करता है। कौन करता है, मनोविज्ञान करता है। ठीक है, चलिए आगे आपको लिखना होगा कि मनोविज्ञान की इस अवधारणा के समर्थन में विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। निम्न परिभाषाएं दी हैं, कौन कौन सी दी हैं, तो पहले आपके वुडवर्थ के अनुसार देखें तो वुडवर्थ महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि मनोविज्ञान जो है वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार, वातावरण के संपर्क में जो मानव व्यवहार करता है उसी का विज्ञान क्या है, आपका मनोविज्ञान है। ठीक है, चलिए अगला आपके आ जाते हैं मैकडूगल महोदय। उन्होंने लिखा है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मतलब आपका आचरण कैसा है और आपका व्यवहार कैसा है, उसी का यथार्थ विज्ञान आपका मनोविज्ञान है। स्किनर महोदय ने लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है कि मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रतिक्रियाओं तथा व्यवहार से तात्पर्य प्राणी की की सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं, समायोजन, कार्य तथा अनुभवों से है। ठीक है, तो ये आपके कौन कहते हैं, स्किनर महोदय जी कहते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरकों, क्या जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरकों के मध्य प्रमुख अंतर बताइए। मतलब कह रहे हैं कि जो चीज़ें जन्मजात कुछ चीज़ें मिल जाती हैं बालक को और कुछ चीज़ें बालक जन्म के बाद अर्जित करता है, तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों प्रकार के अभिप्रेरकों में क्या अंतर
है, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे बताया गया है जन्मजात जिसे हम जैविक कहते हैं और अर्जित जिसे हम सामाजिक कहते हैं। अब प्रेरक में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। पहला अंतर यहाँ पे आपको बताया गया है कि जन्मजात या फिर जैविक प्रेरक प्राणी की प्राथमिक स्वरूप की आवश्यकताएं हैं। ठीक है, क्या है? प्राथमिक स्वरूप की आवश्यकताएं हैं, जबकि अर्जित प्रेरक सीखी गई आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रहे जो चीजें जन्मजात होती हैं या जैविक होती हैं, उस प्रकार के प्रेरक जो होती हैं क्या प्राथमिक स्वरूप की आवश्यकताएं होती हैं, मतलब ये आपकी पहली आवश्यकता होती है, ये आप ऑटोमेटिक सीखते सीखते क्या जन्मजात इस चीजों को लेकर के आते हैं। ठीक है, लेकिन आगे आपको जिस प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, जिन प्रकार की नीड्स आपकी बढ़ती हैं, तो आप लोग चीजों को सीखना शुरू करते हैं, तो वो अर्जित प्रेरक होता है। ठीक है, दूसरा अंतर बताया गया है जैविक प्रेरक जो है जन्म के समय भी पाए जाते हैं, पर अर्जित प्रेरकों का विकास बाद में होता है। ठीक है, ये पहले ही आपको पता है कि जन्म के साथ जो मिले उसे जैविक कह देते हैं और जो जन्म के बाद हो वो अर्जित हो जाता है आपका। ठीक है, तीसरा अंतर बताया गया है जीवों के अस्तित्व के लिए जैविक प्रेरकों की पूर्ति आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं कि जीवों का अगर आप अस्तित्व रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके जैविक प्रेरकों की पूर्ति होना चाहिए। ठीक है, परंतु अर्जित प्रेरकों के अभाव से इस प्रकार की बाध्यता नहीं रहती है। मतलब कह रहे हैं कि जैविक तो होने ही चाहिए, पैदाइशी जो आपके प्रेरक होते हैं वो आपके होने चाहिए। अगर आपके, क्योंकि अगर आपका वो नहीं है तो आपका अस्तित्व तो नहीं रहेगा, परंतु अगर आप कोई चीज अर्जित करते हैं तो भी आपका अस्तित्व रहेगा, नहीं रहते करते हैं तो भी आपका जो है वहां पे अस्तित्व बना रहेगा। तो अर्जित प्रेरक कोई उतना उस प्रकार से बाध्य नहीं होता है। ठीक है, चौथा नंबर यहाँ पे बताते हैं प्राथमिक रूप में व्यक्तियों एवं पशुओं के लिए जैविक प्रेरक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि अर्जित प्रेरकों का स्थान गौण होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो प्राथमिक रूप से देखें तो व्यक्ति और पशु दोनों के लिए जैविक प्रेरक का महत्व इंपॉर्टेंस जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, और साथ ही बात करें जैविक जो प्रेरक होते हैं इनका स्थान गौण होता है, जो सीखना चाहे सीखे, नहीं सीख रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आ जाता है। पांचवा यहाँ पे बताया गया है जैविक प्रेरक समाज द्वारा कम प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जैविक प्रेरक समाज द्वारा कम प्रभावित होते हैं। जो पैदाइशी होते हैं उनके ऊपर समाज का बहुत कम प्रभाव होता है, जबकि जो अर्जित होते हैं उनके ऊपर समाज का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समाज से ही उन चीजों को हम यहाँ पे सीख पा रहे हैं। छठा नंबर यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, कि सामाजिक समायोजन में अर्जित प्रेरकों की भूमिका जैविक प्रेरकों की अपेक्षा काफी अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 6 अंतर देखने को मिल जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कि अधिगम के प्रमुख सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला प्रयास जो सिद्धांत बताया गया है वो बताया गया है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, ये अधिगम का पहला सिद्धांत हो जाता है। यह सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसने? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था, जिसके अनुसार प्रयास और त्रुटि की प्रक्रिया द्वारा उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध में स्थापित होना अधिगम है। मतलब कह रहे हैं कोई आप काम करते हैं उसमें आपकी गलती भी हो जाती है, फिर आप करते हैं, फिर उस गलती को आप सुधारते हैं, फिर आप करते हैं, फिर जो गलती हुई फिर उसको सुधारते हैं। तो इस प्रकार से जब आप किसी चीज को सीखते हैं तो वो आपका प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत हो जाता है। इसी को एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कहा है। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसमें आप लिखेंगे कि इवान पेट्रोविच पावलोव, कौन? इवान पेट्रोविच पावलोव द्वारा प्रदत्त इस सिद्धांत के अनुसार किसी मूल उद्दीपन के संबद्ध, क्या मेरे प्यारे दोस्त, किसी मूल उद्दीपन के संबद्ध मूल प्रक्रिया को अन्य उद्दीपक क्या मेरे प्यारे दोस्त, अन्य उद्दीपक में प्रतिस्थापित कर देना ही अधिगम है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक प्रकार से मान लीजिए कि कहीं से आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम अपने शब्दों में लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि किसी भी जगह से अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसको आप शास्त्रीय अनुबंधन कह देते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत कह देते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ के आप सीख रहे हैं या देख के सीख रहे हैं तो इन प्रकार की चीज़ों को हम क्या कह देते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन कह देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला जो तीसरा सिद्धांत आया है वो आया है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, इसके अनुसार प्रणाली द्वारा की गई अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप उसका किसी उद्दीपन के अनुबंधन स्थापित होता है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे बताते हैं कि इसके अनुसार क्या होता है, प्राणी जो कार्य करता है, जो अनुक्रिया करता है, के परिणाम स्वरूप उसका किसी उद्दीपक
से अनुबंधन स्थापित होता है, जिसमें परिणाम स्वरूपी पुनर्बलन महत्वपूर्ण होता है। मतलब कह रहे हैं कोई कार्य वो करता है अनुक्रिया द्वारा, उसके परिणाम से वह सीखता है उन चीज़ों को, वो आप कहा जाता है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, अगर हम अपने शब्दों में सीखें, कोई बालक कोई कार्य कर रहा है, उससे जो उसको परिणाम देखने को मिलते हैं, तो उससे जो उसको सीख प्राप्त हुई वो आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत हो गया। ठीक है, चौथा यहाँ पे बताते हैं कोहलर, कौन मेरे प्यारे दोस्त, कोहलर, उसके बाद गेस्टलॉट सिद्धांत। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम परिस्थिति के समग्र प्रत्यक्षण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अधिगम परिस्थिति के समग्र प्रत्यक्षण के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, बताते हैं जो यहाँ पे अधिगम होगा वो परिस्थिति के समग्र, मतलब जिस प्रकार की परिस्थिति होगी और जो वहाँ पे आपको परिणाम देखने को मिलेगा उसी के अनुसार होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्यक्तिक भिन्नताओं के अध्ययन की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि व्यक्तिक भिन्नताओं के का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने निम्न प्रमुख विधियों का प्रतिपादन किया है। पहला जो भिन्नता आ जाती है यह कहाँ से आप देख सकते हैं, बुद्धि परीक्षण से, दूसरा उपलब्धि परीक्षण से, तीसरा अभिक्षमता परीक्षण से, चौथा अभिरुचि परीक्षण से, पांचवा भावना परीक्षण से, छठा आपका अभिवृत्ति मापनी से। ठीक है, सातवां आपका व्यक्तित्व परीक्षण से, आठवां आपका सामाजिक आर्थिक स्तर परीक्षण से, नौवां आपका मूल्य प्रश्नावली से, और 10वां आपका आत्म धारणा परीक्षण से। ठीक है, जिससे हम क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट भी कहते हैं, इससे हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे 15 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि व्यक्तिक भिन्नताओं को किन प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका जवाब आप लिखेंगे कि व्यक्तिक भिन्नताओं को प्रमुख 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला वर्ग कौन सा है, यहाँ पे बताया गया है अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में मापीय व्यक्तित्व लक्षण, क्या व्यक्तित्व लक्षणों में पाए जाने वाली भिन्नताओं को अंतर व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अंतर कोई भी 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के, या वो 2 से अधिक व्यक्ति हैं, उसके अंदर जो व्यक्तित्व लक्षणों में पाई जाती हैं भिन्नताएं, जब उनको हम मापते हैं तो उनके व्यक्तित्व में पाई जाती हैं। अंदर से एक अलग आपको पाया जाएगा कि ये भाई देखने में तो 2 बालक एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके अंदर से जो उनके कार्य करने का तरीका होता है, या उनके बोलने का, उठने बैठने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो वो भिन्नता जो है आपका अंतर व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है, जिसके अंतर्गत उसके शारीरिक गुणों की भिन्नता, ठीक है, उसके शारीरिक गुण कैसे हैं वो भिन्नता, मानसिक गुणों की भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता एवं सामाजिक आदि गुणों की भिन्नता आपको वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए दूसरा आ गया है अंतः वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, दूसरा क्या है, अंतः वैयक्तिक भिन्नता। इसमें आप लिखेंगे कि इस प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं में एक ही व्यक्ति अपने स्वयं की विशेषताओं के में अंतर रखता है। क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, एक ही व्यक्ति अपनी स्वयं की विशेषताओं में क्या कर रखता है, अंतर रखता है। जैसे कोई छात्र शैक्षिक लब्धि, क्या शैक्षिक लब्धि में तो बहुत आगे है लेकिन शारीरिक दृष्टि से कमजोर है, अथवा सामाजिक व्यवहार औसत दर्जे का है। ठीक है, मतलब बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके, कोई छात्र ऐसा है जिसकी शैक्षिक लब्धि क्या है, बहुत आगे, मतलब वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसकी शारीरिक दृष्टि से देखें तो वह कमजोर है, शारीरिक रूप से कमजोर है, मतलब हृष्ट पुष्ट नहीं है, अथवा मानसिक सामाजिक व्यवहार औसत दर्जे का, मतलब उसका जो सामाजिक व्यवहार है वो किस दर्जे का है, औसत, बस लगभग वैसे मिलता जुलता है। ठीक है, अतः वह एक क्षेत्र में तो बहुत आगे है लेकिन दूसरे क्षेत्र में पीछे है। तो इस प्रकार के जो भिन्नताएं आपको देखने को मिलते हैं वह अंतः वैयक्तिक भिन्नताएं कहलाती हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।